नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण कुछ और रियायतों के साथ आज से शुरू। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र द्वारा लागू लॉकडाउन के प्रतिबंधों में नहीं दे सकते ढील। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य। खुले में थूकना हुआ दंडनीय अपराध। राज्य के योजना और निवेश विभाग के आयुक्त प्रशांत लोखंडे ने कहा, केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से अरुणाचल प्रदेश के लोगों को होगा दीर्घकालिक लाभ। कहा, कृषि और बागवानी पर जोर दिए जाने से अरुणाचल बन सकता है देश का प्रमुख फल उत्पादक राज्य। राज्य के जिलों के बीच एपीएसटी की बस सेवाएं शुरू। एपीएसटी के महाप्रबंधक आबू ताइंग ने कहा, सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चलेगी 50% बसें। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से कुल 36,823 रोगी स्वस्थ हो गए हैं और देश में स्वस्थ होने वालों की दर 38.29% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,715 रोगी स्वस्थ हुए हैं और 5,242 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 96,169 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 157 मौतों की पुष्टि के साथ देश भर में मरने वालों की संख्या 3,029 हो गई है। इधर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान ने कोविड-19 जांच की संशोधित कार्यनीति जारी की है। पिछले 24 दिन में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे होंगे। प्रयोगशाला में संक्रमण की पुष्टि वाले मरीजों के संपर्क में आए और संक्रमण के लक्षण वाले सभी व्यक्तियों को भी जांच की जाएगी। परिषद की नई कार्यनीति के अनुसार कोविड-19 पर नियंत्रण के कार्य से जुड़े उन सभी डॉक्टरों और अन्य कर्मियों की जांच की जाएगी। 5वें दिन से 10वें दिन के बीच संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आए ऐसे व्यक्तियों की भी जांच की जाएगी जिन्हें ज्यादा जोखिम की आशंका है और संक्रमण के लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में सांस की गंभीर बीमारी, 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बुखार और खांसी से पीड़ित उन सभी व्यक्तियों की भी जांच की जाएगी जिनमें संक्रमण के लक्षण नजर आ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती रोगियों में संक्रमण के लक्षण दिखने पर कोविड-19 की जांच की जाएगी। वापस लौट रहे सभी ऐसे व्यक्तियों और प्रवासियों की बीमारी के 7 दिन के अंदर कोविड-19 जांच की जाएगी जिनमें संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं। जांच के बाद में किसी भी आपात प्रक्रिया में देरी नहीं की जाएगी। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का चौथा चरण आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल इसकी अवधि 14 दिन बढ़ाकर 31 मई तक करने की घोषणा की थी। 25 मार्च से लागू लॉकडाउन से देश में कोविड-19 का फैलाव रोकने में काफ़ी मदद मिली है। चौथे चरण में पिछले चरणों के मुकाबले कई और रियायतें दी गई हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। लॉकडाउन 4.0 में राज्यों के पास फैसले का ज्यादा अधिकार होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम पहले की तरह जारी रहेंगे। और किन किन चीजों पर पूरे देश में जारी रहेगी पाबंदी? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा पर पाबंदी रहेगी। मेट्रो सेवा पर भी पाबंदी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। इनके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम ये भी बंद रहेंगे। वहीं तमाम धार्मिक गतिविधियां और पूजा स्थल बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोह पर भी रोक रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर 65 साल से अधिक उम्र के लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल तक के बच्चे घर पर ही रहेंगे। और क्या क्या छूट मिलेगी? प्रतिबंधित चीजों के अलावा बाकी गतिविधियों की इजाजत है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे लेकिन दर्शकों को अनुमति नहीं। खाने की होम डिलीवरी जारी रहेगी। और किन किन चीजों में मिलेगी छूट? कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर शर्तों के साथ छूट।
राज्यों की आपसी सहमति से बस और यात्री वाहनों का अंतर्राज्यीय आवागमन। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के फैसले के तहत बस और यात्री वाहनों का राज्य के भीतर आवागमन रहेगा। और कंटेनमेंट बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के लिए दिशा निर्देश इस तरह है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन तय करेंगे। रेड और ऑरेंज जोन में जिला प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत कंटेनमेंट और बफर जोन में तय करेंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक सेवाओं की अनुमति। कंटेनमेंट जोन से लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों और आवश्यक सेवाओं की रहेगी छूट। कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर जाकर जांच होगी। और देश भर के लिए दिशा निर्देश। सार्वजनिक कार्यस्थल पर फेस मास्क अनिवार्य। सार्वजनिक कार्यस्थल पर थूकना दंडनीय अपराध। सार्वजनिक स्थल और यातायात में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी। वैवाहिक कार्यक्रमों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अधिकतम 50 लोगों की अनुमति। अंतिम संस्कार में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अधिकतम 20 लोगों की अनुमति। जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम का पालन किया जाए। दफ्तर, दुकान और संस्थानों में शिफ्ट में काम किया जाए। प्रवेश और निकास द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हाथ धोने की सुविधा जरूरी। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कल रात राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि प्रवासी मजदूरों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए अधिक विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने में सहयोग दें। बैठक में मौजूद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि यदि राज्यों से जल्दी मंजूरी मिल जाती है तो विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा सकती है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि जिलाधीशों और पुलिस अधीक्षकों को प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और कुशलता के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। कैबिनेट सचिव ने बैठक में यह भी बताया कि मजदूर पैदल चलते पाए जाए तो उन्हें शिविरों में ले जाया जाए और फिर विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों से उनके आवागमन की व्यवस्था की जाए। अरुणाचल प्रदेश सरकार में योजना और निवेश विभाग के आयुक्त प्रशांत लोखंडे ने कहा है कि केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से अरुणाचल प्रदेश के लोगों को दीर्घकालिक लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस पैकेज में कृषि और बागवानी पर बहुत जोर दिया गया है और अरुणाचल प्रदेश में भारत का फल बहुल राज्य बन सकने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज से राज्य के लगभग 40,000 छोटे कारोबारियों को मदद मिलेगी। श्री लोखंडे ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान वायुसेना और राज्य के हेलीकॉप्टरों की मदद से दूरदराज के क्षेत्रों में राशन पहुंचाने के लिए लगभग 100 उड़ान भरी गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पूरी तरह से लागू किया है। श्री लोखंडे ने यह भी कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना के दुष्प्रभाव के बावजूद राज्य सरकार अपने बुनियादी विकास कार्यों पर कोई आंच नहीं आने देगी। अगर उस पैकेज का अगर हम फाउंडेशन देखेंगे तो वो दो चीज़ों पे है। एक तो आत्मनिर्भर एंड बीइंग वोकल फॉर लोकल। अरुणाचल के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसमें काफ़ी चीज़ें जो है जो हमें इमीडिएटली यूज़ हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो स्मॉल बिजनेसेस है अरुणाचल में आज के तारीख में ऑलमोस्ट 40,000 स्मॉल बिजनेसेस है, उनको हम तुरंत वर्किंग कैपिटल दे सकते हैं। मुद्रा से जिन्होंने लोन लिया है उनको हम इंटरेस्ट सबवेंशन दे सकते हैं। फार्मर्स को हम किसान क्रेडिट कार्ड की तरह और क्रेडिट दे सकते हैं। माइग्रेंट लेबर्स को हम सपोर्ट कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है अरुणाचल के कंटेक्स्ट में जो अनाउंसमेंट हुई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एंड फार्म प्रोसेसिंग सेक्टर में जो मेजर इनिशिएटिव लिया है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट अरुणाचल को हो सकता है। भारत सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अनाउंसमेंट की है। हमें उसका अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स में काफ़ी मेजर अनाउंसमेंट्स हुए, हम उसको टैप करेंगे और मनरेगा के वेजेस को जो बढ़ाया है उसको भी हम टैप करेंगे ताकि हमारे जो रूरल हाउस होल्ड है उनका इनकम बढ़ेगा। जैसा कि मैंने बोला है कि इस पैकेज का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होना चाहिए वो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। हम चाहेंगे कि हम फूड ग्रेन्स में सफिशेंट हो, सेल्फ सफिशेंट हो, हमें बाहर से फूड ग्रेन लाने की ज़रूरत ना पड़े और हम फ्रूट बाउल ऑफ द कंट्री करके इमर्ज हो जाए। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पैकेज है अरुणाचल को उसका बहुत बेनिफिट होगा और वो लॉन्ग लास्टिंग उसका बेनिफिट होगा।
राज्य के जिलों के बीच अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा APST की बस सेवाएं आज से शुरू हो गई हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा के महाप्रबंधक आबू ताइंग ने बताया कि वर्तमान में 50% बसें ही चलेगी और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। श्री ताइंग ने कहा कि सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए परिवहन सेवाएं चलाई जा रही हैं। जनरली प्राइवेट ऑपरेटर्स जो है वो इस ये लॉकडाउन के पीरियड में जब पीपल आर फेसिंग डिफ़िकल्टी द रेट्स दे वर चार्जिंग वर एक्सॉर्बिडेंट सो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट वी शुड स्टेप इन अगेन एंड प्रोवाइड अ चीपर एंड रिलायबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसके ज़रिए ऑनरेबल मिनिस्टर नाकाबनालो जी हैड अ मीटिंग विद अस and as per his instructions we again started the regular service from today, that is 18th. We put in about 17 buses for today. आज का जर्नी के लिए करीबन 700 लोग बुक किए हैं टिकट। कल जब से हम लोग टिकट ऑनलाइन टिकट लाइव किए हैं उसमें हमारे वेबसाइट में 11,400 more than 11,400 people have logged in. That is just for 700 tickets. तो नेचुरली रश तो होगा ही होगा, लेकिन आई अश्योर यू दैट दिस सिस्टम इज़ अ वेरी रोबस्ट सिस्टम एंड देयर इज़ नो हेरा फेरी हियर. You only thing is that your network needs to be good to log in and then you take the tickets from there. ISBT, all the rural services that goes to the villages and rural routes, we have kept the booking offline. Present scenario में हमको नहीं लगा कि जल्दी हम लोग इंटरस्टेट शुरू करेंगे, because we are still evacuating or bringing in our stranded people from all over India, and that rush I think we'd like to take care of first before venturing out into connecting other states. चक्रवात अम्फन सघन होकर अत्यधिक तीव्र तूफान में बदल गया है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने जरूरत पड़ने पर 11 लाख लोगों को सुरक्षित निकालने की योजना बनाई है। लोगों को आश्रय देने के लिए राज्य में 7,092 मकानों के अलावा लगभग 567 तूफान और बाढ़ शरण स्थान उपलब्ध है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक SN प्रधान ने कहा कि चक्रवात अम्फन को देखते हुए बल ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने बताया कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में से निपटने के लिए 37 टीमें तैयार की गई है। प्रधान ने बताया कि उड़ीसा के 7 जिलों में 12 टीमें और पश्चिम बंगाल के 6 जिलों में 10 टीमें तैनात की जा रही है। 15 टीमें स्टैंड बाय में रहेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ टीमें पहुंच गई हैं और बाकी आज शाम तक पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विभिन्न भागों में चक्रवाती तूफान से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में भाग लिया। अत्यधिक तेज चक्रवाती तूफान अम्फन बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में पश्चिमी मध्य और आसपास के मध्य क्षेत्रों में से उत्तर की ओर बढ़ गया है। तूफान ने अब सुपर साइक्लोन का रूप ले लिया है। कोविड-19 से उपजी चुनौतियों के बीच राज्य के किसान अब अपने खेतों में फिर से दिखाई पड़ने लगे हैं। धान के साथ मछली पालन के लिए विख्यात जीरो वैली के किसान मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धान की रोपाई कर रहे हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। लोअर सुबनसिरी न सिर्फ अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ की जीरो वैली, जो कि जिले का मुख्यालय भी है, लोगों को बरबस अपनी ओर खींच लेती है। धान के खेत तो पूरे राज्य में हैं, लेकिन यहाँ के धान के खेत इसलिए भी खास हैं जहाँ पहाड़ी झरनों से लगातार पानी मिलता रहता है। किसानों ने अपनी इस प्राकृतिक संपदा का बहुत समझदारी से इस्तेमाल किया है। सही मायने में किसानों की आय कैसे बढ़े, इसके गुर भी वो सिखाते हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस जो लॉकडाउन है, तो मैं अपने परिवार के साथ खेत पर धान बो रहा हूँ। इधर पे ये भी देखो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। गवर्नमेंट का बोला वाला को हम लोग
मानता है, वो अच्छा से बोला है बोल के मानता है, तभी भी क्या करेगा वो। दान तो लगाना पड़ता है, थोड़ा दूर दूर से लेके लगाना पड़ता है। और हम लोग नहीं लगाने से भी खाने पीने के नहीं मिलेगा, क्या लोग नहीं मिलेगा, इसलिए हम दान लगा रहे हैं सब मिलके। और यहाँ पर जब दान हम यहाँ पर जो मेरे हाथ पे है लगाने के बाद पे 2 दिन के बाद फिर हम यहाँ पर मछली डालेंगे। उसके बाद जो हमारे जीरो वैली की जो इनकम है, तो यहाँ पर मछली डालने के बाद करीब 3.5 महीना लगता है, इतने इतने बड़े हो जाते हैं। तो हम उसको बाज़ार में ले जाकर हम बिक्री करते हैं। जब धान की फसलें बड़ी हो रही होंगी, वहीं क्यारियों में मछली उत्पादन शुरू हो चुका होगा। ज़ीरो वैली के किसानों का खेती का यह तरीका न सिर्फ उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है, बल्कि बाज़ार में मछलियों की बिक्री से उनकी आमदनी भी होती है। ज़ीरो वैली पर्यटन का भी अवसर देती है। हालांकि कोविड-19 के कारण शायद इस बार पर्यटन पर भी असर पड़े, लेकिन ज़ीरो के किसान मानते हैं कि जल्द ही फिर से सब कुछ सामान्य हो जाएगा और वैली अपने पुराने दिनों में लौट सकेगी। ज़ीरो से टीटी राजू के साथ संजय प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, ईटानगर। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।